जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। रीट पात्रता परीक्षा 2025 27 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें सीडीपी में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। आप लेवल 1 या लेवल 2 किसी की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग पहले इसकी थ्योरी करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। NEP 2020। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं रीड के लिए, अगर आप लोग रीड के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके रीड के नोट्स ले सकते हैं। आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे आप लेवल 1 या लेवल 2 किसी की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सभी लोग मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम लोग डिस्कस करेंगे NEP के बारे में, और कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। लास्ट में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो NEP 2020 पर आने से पहले मैं एक ओरल आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे देता हूं। इसके बाद रिटेन में सारी चीजें हैं वो आप लोगों तक PDF के माध्यम से पहुंच भी जाएंगी। आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में मैं शेयर आप लोगों के साथ कर दूंगा। तो पहले कुछ चीजें ओरली समझ लेते हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, पहली शिक्षा नीति जो आई, पहली शिक्षा नीति जो देखने के लिए हमें मिली थी, ये 1968 में आई थी। 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी। और उस समय पर जो प्रधानमंत्री थी, ये उस समय पर प्रधानमंत्री होती इंदिरा गांधी थी। उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हमारी उस समय पर प्रधानमंत्री थी। दूसरी शिक्षा नीति आती है हमारी 1986 में, दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में, और ये आती है राजीव गांधी के समय। इस समय पर प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। अब दो शिक्षा नीति ये हो गई। इसके बाद 34 साल बाद, कितने साल बाद भाई? 34 इयर्स के बाद, 34 साल बाद तीसरी शिक्षा नीति आती है NEP 2020। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NATIONAL, नेशनल एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इंग्लिश में बाई चांस पूछ ले तो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आती है हमारी। और इस समय पर हमारे PM होते हैं, इस समय पर PM होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी। इस समय पर PM होते हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री उस समय पर होते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री कौन होते हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और इस समय पर जो शिक्षा मंत्री हैं ये है धर्मेंद्र प्रधान। कितने सालों बाद आई? 34 सालों बाद आई। अच्छा, अब ये जो आई तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी 2017 में। ये कमेटी बनाई गई थी 2017 में। इसके जो चीफ रहे, या हम कह सकते हैं इसके जो अध्यक्ष थे कमेटी का गठन, ठीक है, 2017 में। क्या ये सब कुछ ये PDF में आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप देता हूं जिससे आप लोग उस माहौल में ढल जाओ कि हम लोग क्या पढ़ा। कमेटी का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष जो रहते हैं भाई इसरो के चीफ, इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसके क्या बनाए जाते हैं भाई? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके क्या बनाए जाते हैं? इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब ये क्या करती है ये कमेटी? मई 2019 में मसौदा तैयार करती है NEP का, तैयार ये कर देती है। NEP का मसौदा तैयार ये कर देती है। इसमें क्या होता है? कैबिनेट के द्वारा
MHRD का नाम भी बदल दिया जाता है। MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाता है। पहले क्या नाम होता था MHRD, ये नाम बदलकर ये हटा दिया गया, नया नाम क्या दिया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको नाम दिया जाता है। कितना क्या नाम दिया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको नाम दिया जाता है। रमेश पोखरियाल निशंक के समय पे आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसमें नाम दिया था। 1986 के बाद आई है, 34 साल बाद आई है, ये मैं लिख चुका हूं 34 साल बाद की आई है। सरकार के द्वारा घोषणा कब की जाती है, सरकार के द्वारा घोषणा इसकी की जाती है 29 जुलाई 2020 को। कब की जाती है सरकार घोषणा इसकी कब करती है 29 जुलाई 2020 को सरकार इसकी घोषणा करती है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है। पहली 1968 इंदिरा गांधी के समय, दूसरी 1986 राजीव गांधी के समय, तीसरी 2020 नरेंद्र मोदी के समय, रमेश पोखरियाल निशंक उस समय पर शिक्षा मंत्री होते हैं, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। 34 साल बाद आई है, तीसरी शिक्षा नीति है। कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी के रंगन। 2017 में कमेटी बनाई जाती है, मई 2019 में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है, पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये 10+2 पर आधारित था। किस पर आधारित था 10+2 पर आधारित था। इसको बदलकर क्या कर दिया जाता है, वो 5+3+3+4 कर दिया जाता। पहले ये था, अब ये चलेगा। अब ये 5+3+3+4 क्या है, ये मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, 5+3+3+4 क्या है ये समझेंगे। तो पहली जो 5 साल है इनको नाम दिया गया फाउंडेशन। पहली जो 5 साल है इनको नाम दिया गया फाउंडेशन। ये हमारा फाउंडेशन है, ये यहां पर फाउंडेशन। इसमें जो पहली 3 साल की क्लास होंगी, पहली 3 साल बच्चा पढ़ेगा आंगनबाड़ी में। पहली 3 साल किसमें पढ़ेगा बच्चा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। और यहां बच्चे की जो एज रहेगी वो 3 से 6 साल रहेगी। एज क्या रहेगी भाई, 3 से 6 साल रहेगी। पहला चल रहा है जिसको नाम दिया गया फाउंडेशन। पहला पॉइंट है जिसको नाम दिया गया फाउंडेशन। फाउंडेशन को 2 पार्ट में बांट दिया। पहली 3 साल प्री प्राइमरी कह सकते हैं, सॉरी आंगनबाड़ी कह सकते हैं, प्री स्कूल कह सकते हैं, 3 से 6 साल तक। फिर इसमें आ जाएगी क्लास 1 और 2, क्लास 1 से लेकर 2 तक। और यहां बच्चा हो जाएगा अब 6 से 8 साल का। कितने साल का, 6 से 8 साल का बच्चा यहां पर हो जाएगा। बच्चा हो जाएगा 6 से 8 साल का। फर्स्ट पॉइंट 5 क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने 5 बताया था ये क्लियर हुआ। इसका क्या नाम बताया मैंने, फाउंडेशन। इसके बाद ऊपर चलते हैं, फिर मैंने बताया था पूरा 5+3+3+4। ठीक है, दूसरा क्या है भाई हमारा, दूसरा बताया था 3। तो 3 में क्या होगा, दूसरे 3 में क्या होगा, इसका जो नाम दिया गया है प्रीपेटरी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रीपेटरी इसको नाम दिया गया है। सेकंड पॉइंट है, यहां बच्चा पढ़ेगा क्लास 3rd से 5th तक। क्लास कौन सी होगी भाई, यहां क्लास होगी बच्चे की 3 से 5 और बच्चा यहां पर हो जाएगा 8 से 11 साल का। कितने का, 8 से 11 साल का बच्चा यहां पर हमारा हो जाएगा। अब तीसरे में फिर 3 आएगा। तीसरा पॉइंट है, फिर 3 मैंने बताया था 5+3+3। तो इस तीसरे को जो नाम दिया गया है ये दिया गया है मिडिल। ये नाम दिया गया है मिडिल। और यहां बच्चा जो पढ़ेगा ये पढ़ेगा क्लास 6 to 8। यहां बच्चा किसमें पढ़ेगा, 6 to 8 पढ़ेगा बच्चा। और यहां बच्चे की एज होगी 11 से 14 साल। यहां बच्चे की एज क्या होगी, 11 से 14 साल। और लास्ट का जो 4 है, यहां लास्ट का जो 4th है इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी। इसको क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी। और यहां बच्चे की जो एज होगी ये होगी 14 से 18 साल। और बच्चा जिस क्लास में पढ़ेगा ये पढ़ेगा यहां 9 to 12। ये पढ़ेगा बच्चा यहां पर 9 to 12। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया, बाकी सभी चीजें हम आराम से आगे पढ़ने वाले हैं, विदाउट टेंशन हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी एनईपी पर। एनईपी अब पूरा आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आपने वो नोट भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप डायरेक्ट पढ़ते चलिए, सब कुछ आपको मिलेगा। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब। क्या कर लो, आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई आप लोग चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो प्लीज सभी लोग। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। तो देखिए अब यहां पर पढ़ेंगे, पहली शिक्षा नीति आती है भाई 1968। अभी बताया मैंने पर
प्रथम शिक्षा नीति आती है इंदिरा गांधी के समय पर। किसके समय पर? पेन थोड़ा छोटा कर देता हूं, इंदिरा गांधी के समय पर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस समय पर? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। दूसरी शिक्षा नीति आती है हमारी इंदिरा गांधी। दूसरी शिक्षा नीति जो आई हमारी, ये आई मैंने बताया था भाई 1968 में राजीव गांधी के समय पर। इसके बाद 1992 में एक चीज आती है, 1992 में एक चीज आती है, प्लान ऑफ एक्शन। ये सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लान ऑफ एक्शन पूछ लिया जाए कब आया? 1992 में आया। और इसमें क्या किया गया? सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए, प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन। ये 3 चीज यहां पर जोड़ी गई। इसके बाद एनसीएफ 2005 आया था, आपको पता है। एनसीएफ 2005 से काफी चीजें पूछ ली जाती हैं। और एनसीएफ 2005 यशपाल कमेटी की सिफारिश से जोड़ा गया था। किसकी कमेटी की? यशपाल कमेटी की सिफारिश से जोड़ा गया था। इसके बाद आरटी एक्ट 2009 आया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। 6 से 14 वर्ष की एजुकेशन के बारे में यहां पर बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बात करता है। इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है कि 14 से 18 साल के बच्चों के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, ये कब से लागू हुआ? आरटीएफ 2009 कब से लागू होता है? इसको पूछ लिया था। तो ये लागू होता है भाई 1 अप्रैल 2010 से। ये कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 से आपका आरटीएफ 2009 लागू होता है। मैं समझता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोग की। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हो। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आती है। 2017 में कमेटी बनाई जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 2019 मई में। तो सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सीडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति का जन्म हुआ। इसको भाई सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति का यहां पर जन्म होता है। और फिर क्या होता है भाई? के कस्तूररंगन समिति जो बताई मैंने, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का गठन एक का किया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है 2017 में। जून 2017 में वैज्ञानिक व पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, मैं बताया था के कस्तूरी रंगन, शॉर्ट में इनका नाम आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहां पूरा इसलिए लिखा कि आप लोग परेशान ना हो। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में रिपोर्ट सौंपी तथा कमेटी ने अप्रूवल दिया। ये चीज मैं ओरली आपको बता कर आया हूं। एक माहौल बनाने की मैंने कोशिश की थी, इसलिए मैंने कुछ चीज आप लोगों को ओरल बता दी थी। ठीक है भाई, कमेटी बनती है जून 2017 में, ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है मई 2019 में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई, मैंने भी बताया था, थोड़ा दिन में दे दिया है, 29 जुलाई 2020 को नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी की। कब आई? डेट याद रखना, इतनी नहीं पूछेगा। 29 जुलाई 2020 याद रखना। उस समय पर कौन थे भाई? रमेश विकास मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD बोला जाता था। कौन थे भाई? रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, इसके सामने पे आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कस्तूरी के रंगन अध्यक्ष। इन 3 के अलावा चौथा नाम आपसे नहीं पूछेगा। एनईपी 2020 बालक को केंद्र में रखती है तथा सीखने में नवीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनों पर बल देती है। सेंटर्ड कौन है? टीचर सेंटर्ड नहीं है। ये कैसी है? स्टूडेंट सेंटर्ड है। कैसी है भाई? स्टूडेंट सेंटर्ड है। यह जिज्ञासा, खेल, अनुभव, समस्या समाधान, संवाद को सिखाने में महत्वपूर्ण मानती है। पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेंशन मत लेना। इस शिक्षा नीति, अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस शिक्षा नीति को 27 अध्याय तथा 4 भागों, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारी मुद्दे और क्रियान्वयन मुद्दे में विभक्त किया गया है। अध्याय कितने? मोटी मोटी चीजें अंदर पढ़ाऊंगा, जो चीज इंपॉर्टेंट है अंदर वही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चीज कुछ ऐसी है कि आपका पेपर इस लेवल का है, ऊपर ऊपर की पूछेगा। अध्याय 27 है, भाग 4 है। इस शिक्षा नीति के 5 आधारभूत स्तंभ माने गए हैं। 5 आधारभूत स्तंभ कितने? 5 माने गए। आधारभूत स्तंभ कितने माने गए? 5 माने गए। कौन कौन से? पहुंच, असेस, सामान्य, इक्वलिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, वहनीयता, किफायती, अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किफायती मतलब अफोर्डेबिलिटी, सब लोग अफोर्ड कर पाए इसको। 5 क्या माने गए भाई? आधारभूत स्तंभ। 4 भाग, 27 अध्याय, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आओ। एनईपी 2020 की लक्ष्य क्या है भाई? कि 2030 तक भारत में बिना भेदभाव के सार्वभौमिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाए। कब तक की? डेट याद रखना, ईयर याद रखना, 2030 तक। कब तक? 2030 तक। कब तक याद रखनी है? 2030 तक का समय आप लोगों को याद रखने की जरूरत है।
नवीन शिक्षा नीति के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें मैं आपको 16-17 पॉइंट है वो बताने वाला हूं। कभी कभी पूछ लेता कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है या कौन सा सिद्धांत है। पॉइंट ए, हर बच्चे को विशिष्ट क्षमता की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना। पॉइंट बी या पॉइंट 2 कह सकते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। निपुण भारत अभियान के तहत, यहां पर याद रखना, निपुण भारत अभियान के तहत क्या, कक्षा 3 तक या 9 वर्ष, दोनों चीज लिख दी मैंने, दोनों चीज याद रखना, या तो एज देगा या क्लास देगा। कक्षा 3 तक या 9 वर्ष तक साक्षरता व संख्या को प्राथमिकता देना, FLN को प्राथमिकता देना। ठीक है भाई। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लचीलापन, लचीलापन क्या दिया गया है, विद्यार्थियों को रुचि व योग्यताओं के अनुसार विषय वस्तु चुनने की स्वतंत्रता हो। किसको, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संबद्धता, सभी ज्ञान की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाना, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बच्चा, मतलब एक बच्चा गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो क्या वो भाषा सीखेगा? जी हाँ, बिल्कुल सीखेगा। क्या उसके भाषा का विकास होगा? बिल्कुल उसके भाषा का विकास जरूर होगा। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, अवधारणात्मक समझ कर जोड़ देना, रटने व केवल परीक्षा पर बल देने का विरोध करता है। यानी कि सिर्फ यही नहीं, मैंने क्या बताया था, रटना वर्ड दे दिया, रटना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, कंठस्थ करना, ये याद करना, दंड, ये सब कुछ इनका क्या करता है भाई, विरोध करता है। किस पर बल देता है? बच्चे को बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाओ, बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाओ, बच्चे को ऐसे उदाहरण दो जो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, जो उसके मूर्त हो, एक तरीके से। केवल परीक्षा पर बल देने की क्या कर गई, यहां पर विरोध किया गया है। ठीक है भाई। आगे आओ। नेक्स्ट देखो, रचनात्मक व तार्किक सोच। कैसी सोच की बात की गई है? ये जो पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट जो बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को याद रखना। ये वहां पर दिए जा सकते हैं, या तो पूछेगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है, दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कि रचनात्मक व तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने व नवाचारों पर बल देता है। किस पर बल देता है भाई? तार्किक व तकनीकी सोच, यानी कि तार्किक निर्णय लेने व नवाचारों पर बल देता है। पॉइंट नंबर 7, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर बल देता है। किस पर बल देता है? नैतिकता पर बल दिया जाता है, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों पर बल देने की बात इसमें की गई है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देते हुए बहुभाषिकता पर जोर देना। मैंने क्या बताया? प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है बच्चे की मातृभाषा में दी जाए, इस पर जोर दिया गया है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है बच्चे की मातृभाषा में उसको दी जाए। कक्षा 5 तक की शिक्षा, मातृभाषा कह सकते हैं, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, कुछ भी आप कह सकते हैं। मातृभाषा नाम दे लीजिए, इसको फिर कंफ्यूज हो जाओ आप, मैं सभी लिख देता हूं कि सर आपने तो ये बताया था। मातृभाषा कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं, इनमें से जो ऑप्शन आ जाएगा वही सही माना जाएगा। ठीक है भाई। कक्षा 5 तक के स्टूडेंट कैसे, और बहुभाषिकता। और अच्छा, एक लैंग्वेज सीखने के लिए दूसरे बच्चे को फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कोई किसी को तमिल आती है, हिंदी नहीं आती, तो हम उसको फोर्स करके हिंदी सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है ना, बच्चे को अध्यापक डांटेगा, ये बात का याद रखना। जीवन कौशल पर बल देना। किस पर बल देना? जीवन कौशल पर बल देना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि हर उसकी एक्टिविटी का इवैल्यूएशन किया जाएगा, लगातार किया जाएगा। ये नहीं सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पर ही फोकस किया जाएगा, पेन पेपर टेस्ट पर ही आधारित इवैल्यूएशन नहीं होगा। नेक्स्ट, विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान प्रभाव देना। अगला है, सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समता व समावेशन तथा शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और रीट की लगातार तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। जो नए टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईवीएस की धुआंधार हमारी क्लास चल रही है। ईवीएस में वादा करता हूं 30 में से 30 दिलाकर रहूंगा। पीवाईक्यूज डाल चुका हूं, 4 क्लास उसकी करा चुका हूं, 4 या 5 क्लास हो चुकी है। वहां जाकर देखिए किस तरीके से पढ़ाया है, और एक एक क्वेश्चन पुराना जो पीवाईक्यूज है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके वहां पढ़ाया गया है। तो वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलता चलेगा, क्वेश्चंस भी इसी में मिलेंगे आपको। यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के अलावा आपको यहां पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट में पूरी पीडीएफ आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनईपी सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी के अंदर देखने के लिए एनईपी के मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपको शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 15। अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, उत्कृष्ट सरकार का शोध। उत्कृष्ट सरकार का शोध निरंतर व नियमित, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव हो गया। निरंतर यानी लगातार व नियमित, नियमित यानी डेली, रेगुलरली परिवर्तन के अनुसंधान पर बल देना। 17 पॉइंट, भारतीय जड़ों और गौरवों से बनते रहने पर बल देना। और अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 18 है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा कैसी है भाई? सार्वजनिक सेवा है, सभी की सेवा एक तरीके से इसमें होती है, लेकिन इसके बावजूद निजी व परोपकारी प्रयासों को शामिल करने का प्रयास यहां पर किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 17 थे, 17 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। 18 इनमें से हो सकता है एक आध पॉइंट पूछ लिया जाए, क्या इससे संबंधित कौन सा नहीं है, ये कौन सा इससे संबंधित है, ये आप लोग याद रखिए। यहां इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संबंधित नहीं है या इनमें से कौन सा संबंधित है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या है, जो एनईपी है, अच्छा नवीन शिक्षा नीति कह लेना या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बट जब फुल फॉर्म पूछी जाए तो वहां पर अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी स्टैंड्स फॉर पूछा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, उस ऑप्शन को टिक करके आना फुल फॉर्म अगर पूछता है तो। ठीक है, मैं कुल 4 भाग, मैंने बताया कितने भाग हैं, 4 भाग, 27 अध्याय शामिल है। अब जो इंपॉर्टेंट अध्याय हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने यहां पर शामिल किया है। उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अध्याय 1 पर आ जाते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है? अध्याय 1 का नाम है ECCE। अच्छा, जितनी भी यहां फुल फॉर्म बताऊंगा भाई, एक एक फुल फॉर्म याद रखनी है। क्वेश्चन इन फुल फॉर्म से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी संभावना है। E अर्ली, C चाइल्डहुड, C केयर एंड एजुकेशन। ECCE अर्ली, चाइल्डहुड, केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षण। ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना। जितनी फुल फॉर्म बताऊं इसमें सभी के सभी फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ECCE को सीखने की नींव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सीखने की नींव कहा जाता है, जिसका लक्ष्य, ये ईयर याद रखनी है, जिसका लक्ष्य कहां तक? 2030 तक। जिसका लक्ष्य कहां तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ECCE को सीखने की नींव कहा जाता है और इसका लक्ष्य किस साल तक के लिए रखा गया है भाई? 2030 तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाएगी। औपचारिक स्कूल में दी जाएगी, अनौपचारिक बिना स्कूल से, स्कूल के बाहर भी दी जाएगी। ये हो गया औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब से, दोनों माध्यम से दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बालक को बाल वाटिका, मैंने बताया था अभी, फाउंडेशन स्टेज कहां से स्टार्ट हो जाती है? 3 साल से स्टार्ट हो जाती है। 3 से 6 साल के बालक को बाल वाटिका के माध्यम से, फाउंडेशन पहले 4 पार्ट बताए, 5+3+3+4, वो सब कुछ आगे आएगा, परेशान मत हो ना, आगे आएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं है। एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और
शॉर्ट, जितना पेपर में उतना ही पढ़ाऊंगा, फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा। बाल वाटिका के माध्यम से औपचारिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष के बालक को कक्षा 1 बोधक के माध्यम से, ठीक है भाई, याद रखना। अच्छा, तब तक क्या हो जाए, बच्चों के मस्तिष्क का 85%, ये डाटा भाई बहुत ज्यादा याद रखना है, 80% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है और कई बार बना है कि कितने % माइंड का विकास बच्चे की 6 वर्ष की पूर्व एज से ही हो जाता है। तो याद रखना, बच्चे का 85% माइंड डेवलप हो चुका होता है जब तक वो 6 वर्ष का होता है। कितना परसेंट, 85%, 85%। 3 वर्ष के बच्चों की शिक्षा 3+4+5 देना। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण पहलुओं का विकास करना है। सर्वांगीण पहलू, सभी पहलुओं का विकास करना है। 360, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री कह सकते हैं, 360 आयाम पर बच्चे का विकास करना है। ये नहीं कि रट्टू तोता बता दे बेटा काऊ का ऐसे रट ले, ऐसे रट ले, और जिसने ऐसे सुना दिए वही बच्चा इंटेलिजेंट है, और दूसरा ऐसे नहीं सुना पाया तो वो ऐसे इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं करना। रटन तू तोता हमें बच्चे को नहीं बताना। एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बच्चा मतलब जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको जल्दी रन कर लेता है, तो भाई उसका IQ तेज है, क्या वो इंटेलिजेंट है, और एक नहीं कर पाता, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ बच्चे का क्या करना है, सर्वांगीण पहलुओं को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे का विकास करना है। रटन तू तोता ही हमें नहीं बनाना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर अध्याय बनी चल रहा है अभी। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था अभी बता कराया था। 8 साल तक के बच्चों के लिए 3 से 8 तक के लिए क्या था, 3 से 6 और 6 से 8। 3 से 6 ये फाउंडेशन स्टेज थी, जिसको हमने नाम दिया था, पहला क्या था मैंने बताया था, एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, 10+2 की गए, 5+3+3+4। तो पहली 5 साल की शिक्षा, तो पहली 5 साल की शिक्षा 3 से 8, कितनी, 3 से 8 साल तक की। उसमें भी पहली में क्या था, बाल वाटिका, इसमें क्या था, बाल वाटिका। इसमें क्या बताया था मैंने आप लोगों को, याद कीजिए, अभी बता कराया था बाल वाटिका। और यहाँ क्या बता कराया था, कक्षा 1 और 2 क्या बता कराया था, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, 3 से 8 साल तक की। तो इसमें इसको याद रखिएगा, इसमें NCEFC की शिक्षा का विकास किया जाएगा। इसमें 2 सब फ्रेम होंगी, 0 से 3 सब फ्रेम और 3 से 8 सब फ्रेम, ठीक है, इसमें याद रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। ECCE के माध्यम से आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, अनौपचारिक शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र की आश्रमशालाओं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चे एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा, 5 वर्ष से पहले। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अध्याय 2 क्या है, लेसन 2 क्या है, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, FLN, जिसको मैंने बताया था भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है भाई। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। इसमें क्या किया गया है, सीखने के लिए एक तत्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त क्या है भाई, कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक, कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, यानी कि सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता क्या है, सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता क्या है, पढ़ना लिखना और अंकगणित, पढ़ना लिखना और अंकगणित ये आ जाने चाहिए। वह संख्या ज्ञान को 2025 तक प्राप्त करना होगा। कब तक, बट क्या लगता है पूरा हो पा रहा होगा, आपको लगता है पूरा हो पा रहा होगा भाई, कमेंट में बताओ क्या पूरा लग रहा है आपको कि पूरा हो पा रहा होगा। बिल्कुल नहीं हो पा रहा होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है भाई, ये पूरा नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई, सामान्य विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। पिछड़े व दुर्लभ विद्यालयों में शिक्षक का 25 से कम होना चाहिए। बच्चा दूसरे को पढ़ाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। बट क्या लगता है ये रेशियो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। आप उत्तर प्रदेश का हाल जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन बनी हुई है, क्या हाल है वहां पर, आप किसी से छुपा नहीं है। अध्याय 3 पर आते हैं, अध्याय 3 पर आता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं रीड के लिए, रीड के आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं
तो लेवल वन के ऑल नोट्स आपको मिल जाएंगे ₹99 में, ₹99 में मिल जाएंगे। लेवल 2 के नोट्स लेना चाहते हैं आप, रेट लेवल 2 के नोट्स लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप मैथ और साइंस एक कैटेगरी हो जाएगी, बाकी 90 मार्क्स का दोनों की सेम आएगा। दूसरी एसएसटी कैटेगरी होगी, ये भी ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी रहने वाली है आप लोग के लिए 99। इसकी प्राइस भी आप लोग के लिए क्या रहने वाली है भाई 99 रहने वाली है। अच्छा ये लेंगे कैसे आप, सर हमें कैसे में नोट्स मिलेंगे भाई, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। किस नंबर से मिलेंगे, इस नंबर पर मैसेज करना 9808347403, इस नंबर पर मैसेज कर देना भाई, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे भाई। ठीक है, मैसेज करना, प्लीज कॉल मत करना भाई, रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना, फिर कॉल रिसीव नहीं होगा। आप कहोगे सर कॉल आपने रिसीव नहीं किया, फिर क्या होगे सर कॉल आपने रिसीव नहीं की। मैसेज का रिप्लाई वेट करना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप लोग नोट्स ले लेना, धुआंधार पढ़ाई करो, बिलीव करके मुझ पर। मेरे ईवीएस की वीडियोस देख सकते हैं। मंडे से आपको 2 क्लासेस और देखने के लिए मिल जाएंगी, मंडे से और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ईवीएस के जो 5 और 4 PYQs में करा चुका हूं, वहां जाके देखिए, एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। PYQ सबसे पहले कराने का मेरा मोटो यह है, मेरा उद्देश्य यह है कि जिससे आप लोग वाकिफ हो सकें, जान सकें कि पेपर किस टाइप का आता है। पेपर को लेकर ज्यादा परेशान आप लोग ना हो कि क्या पूछा जाए, कहां से पूछेगा। रीट पात्रता परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करते चलो, चैनल से जुड़ जाओ। पास करना तो बहुत छोटी सी बात है। मैं आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर दिलवा कर रहूंगा, बहुत अच्छा स्कोर दिलवा कर रहूंगा। सेम मैथ्स में कहूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा बाहर उससे नहीं जाएगा। चाहे सीटेट की वीडियो उठा के देख लो, यूपी टेट में भी वही कहता हूं मैं, और सेम मैं कह रहा हूं रीट में भी, उठाकर देख लो, वही पढ़ाया है, वही आया है। सीटेट से 1 दिन पहले का वीडियो उठा लो, मैराथन से पूरा फंस गया। तो अध्याय 3 पर आते हैं। अध्याय 3 की हम लोग बात करेंगे। अध्याय 3 पर चलते हैं। वीडियो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नया अध्याय जोड़ा गया रीट में, NEP 2020। यहाँ से भाई 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के जरूर पूछे जाएंगे। इसी में दूसरी क्लास लगेगी, उसमें क्लास करा के तीसरी क्लास में इसके MCQ करा के 3 क्लासेस में खल्लास, पूरा NEP खल्लास, कुछ नहीं बचेगा। तीसरा अध्याय जो है ये है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक सुनिश्चित करना। ड्रॉप आउट मतलब बच्चों की संख्या में कमी लाना, जो स्कूल छोड़ देते हैं उनकी संख्या में कमी लाना, कम से कम बच्चे स्कूल छोड़े, एक तरीके से ये समझ लो, शुद्ध भाषा में यहां पर ये समझ लो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। इसमें क्या कहता है कि 2030 तक याद रखना भाई, FLN का लक्ष्य क्या है, FLN का लक्ष्य क्या बताया था मैंने, 2025। FLN की फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, याद रखना। जितनी फुल फॉर्म बताऊंगा, फुल फॉर्म सबको याद जरूर करनी है, फुल फॉर्म सभी को याद जरूर करनी है। 2030 तक स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, कहां से, स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, सकल नामांकन अनुपात। हिंदी में देख लो भाई सकल नामांकन अनुपात, इंग्लिश में देख लो भाई GER, और फुल फॉर्म क्या रहेगी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। 1-2 बार मेरे साथ बोलो, GER की फुल फॉर्म ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, हिंदी में नाम सकल नामांकन अनुपात, हिंदी में भी याद कर लो। 2 बार और बोल दो, 2 बार और बोल दो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। याद हो गया, घुस गया, देखो घुस गया माइंड में। को प्राप्त करना, वो ड्रॉप आउट दर को कम करना, ठीक है भाई, याद रखना। कब तक, 2030 तक। कब तक, 2030 तक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS जो DLED वाले हैं, DLED वाले हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS, तथा स्टेट ओपन स्कूल यानी कि SOS द्वारा A, B व C लेवल के पाठ्यक्रम को कक्षा 10 व 12 के समकक्ष होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग पर विशेष बल देना। जो लोग सामाजिक या आर्थिक वंचित वर्ग, समाज से मतलब एक तरीके से जो आर्थिक वंचित आप लोग इजी समझ सकते हैं, सामाजिक वंचित आप लोग इजी समझ पा रहे हैं, इन पर भी क्या देना भाई, वंचित वर्ग पर विशेष बल देना। तो आज की क्लास मुझे पहले ये बताओ भाई कैसी लगी,
कैसी लगी और कितना समझ में आया, कैसी लगी कितना समझ में आया। जितने टाइम में ये कराया है उतने ही टाइम का टॉपिक इसमें थोड़ा सा और रह गया है। इसके बाद मैं आपको इसमें लगभग 70 से 80 एमसीक्यू कराऊंगा। एनईपी का हर एक डाउट क्लियर, खत्म, क्लियर। एनईपी से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, एनईपी खल्लास, यहीं की यहीं हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और वो और करा दूंगा। अब आ जाओ आप काम की बात पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को कोई भी नहीं जाएगा। नोट चाहिए इस नंबर पर मैसेज करो, नोट चाहिए इस नंबर पर मैसेज करो। रीट लेवल 1 लेवल 2 किसी के भी आपको नोट चाहिए, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके रीट के नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो प्लीज लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे। बिना लाइक और शेयर किए कोई नहीं जाएगा, और खास करके बिना सब्सक्राइब किए तो कोई भी नहीं जाएगा। भाई आपका भाई, छोटा बड़ा जो भी भाई समझते हो, बहुत मेहनत करो। ये बहन हंस रही है, ये नहीं कि सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे सहेलियों को। जल्दी से जल्दी शेयर करो, प्लीज प्लीज कर दो, शेयर कर दो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। जहां से लोगों तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं जब भी जाऊंगा आप सब्सक्राइब कर दो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, जहां से लोग सब्सक्राइब करो। चलिए, उम्मीद है मुझे लाइक कर दी होगी, शेयर कर दी होगी, और क्लास भी आपको पसंद है। कमेंट बताना क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करके जाना कि क्लास आप लोगों को कैसी मिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।